नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इन्वायरमेंट। आज से इन्वायरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और टॉपिक होगा इसका आपका इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज। अब इकोसिस्टम में जब देखा जाता है तो मेन मोस्टली ये क्या होता है, आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में देखने को मिलता है। ठीक है ना, एक दिशा में होता है। जैसे इसमें देख ले सकते हैं, लिखा हुआ है इकोसिस्टम ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरैक्ट with each other and maintain a balance in the nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment from an ecosystem. अब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो होते हैं आपके ह्यूमन बींग्स, सारी चीज़ें आती हैं, सराउंडिंग्स सारी आ जाती हैं। सबसे पहले आता है फूड चेन। अ फूड चेन शोज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कौन किसको खाता है, इज एन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड और हैबिट। अ फूड चेन शोज हाउ एनर्जी इज पास फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आपका कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद आपका डिकम्पोजर्स, जैसे आपका फंजाई हो जाता है। दे ऑल्सो शो हाउ एनिमल डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड. Only 10% of the energy is transferred to higher level from the previous one, so the demand for the food is more in higher level. तो आपको देखने को मिलता है कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो केवल 10% एनर्जी क्या होती है आपकी जाती है, जैसे बोलते हैं आपका पिरामिड ऑफ द एनर्जी। ये आगे मैं बता दूंगा। सो द फूड चेन डज नॉट गो फॉर मोर देन द 3-4 ट्रॉपिक लेवल, इससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाती। दिस लीड टू द मोर कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम द नोन एज द फूड वेव। अब इसमें क्या होता है कि इस जब आपका फूड चेन होता है तो फूड चेन से आपका क्या बनता है, एक फूड वेब बन जाती है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, मल्टी डायरेक्शन चला जाता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर होंगे जैसे ग्रास, और इनके लिए किसकी ज़रूरत है, सबसे पहली बात है सन, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और वाटर की ज़रूरत होती है। अब घास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर खाता है, टिड्डा खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है ना, ठीक है। और ठीक है, मैंने कंज्यूमर, हाँ उपभोक्ता, ठीक है ना, ये तो प्रोड्यूसर है आपके, उत्पादक, उपभोक्ता आता है। इस टिड्डे को कौन खा जाएगा, फ्रॉक खा जाएगा, मेंढक खा जाएगा, ये सेकेंडरी है। उसके बाद इसको खा जाएगा कौन, स्नेक, सांप, ये टर्सरी है, तृतीयक है। और हॉक जो होता है आपका, बाज जो होता है, ये फाइनल कंज्यूमर होता है, ये सबसे ऊपर एपेक्स प्रेडेटर होता है इस चेन का। मतलब इसको कोई नहीं खा सकता, बाद में ये खुद मर जाएगा या किसी भी तरीके से देखने को मिलेगा। फिर इससे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज जब ये सड़ गल गया तो ये फंगस, ये डिकम्पोजर का काम करती है, सबसे ऊपर लेवल पे आती है आपकी। ये है आपका बोल सकते हैं एनर्जी पिरामिड। तो हमेशा क्या होता है, प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी लेवल पे हमेशा 100% होता है, और ऊपर की तरफ जो जाता है हमेशा उसका 10% जाता है। तो 100 का 10% 10, उसके बाद 10 का 1%, और सबसे ऊपर आता है आपका 0.1%। उसके ऊपर भी अगर होगा तो 0.01% आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो लिखा प्राइमरी 100%, फर्स्ट लेवल प्राइमरी 10%, सेकंड लेवल सेकेंडरी 1%, थर्ड लेवल पे टर्सरी पे 0.1%। फूड वेव इज द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन। याद रखना, फूड वेव जो बनता है वो नेटवर्क होता है फूड चेन का, वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड होती हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। याद रखना कि जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में चलता है। पर फूड वेव में अगर देखा जाए तो फूड वेव अगर देखा जाता है तो फूड वेव में क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल आपको देखने को मिल सकता है। कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, ये चीज़ देखने को मिल सकती है फूड वेव में। पर याद रखना कि जो पिरामिड बनते हैं, चाहे वो आपका बोल सकते हैं नंबर का बने, या बायोमास का बने, या फिर आपका किसका बने, एनर्जी का बने, ये यूनिडायरेक्शनली होते हैं, सिंगल डायरेक्शन, एक दिशा होते हैं। वंस इट रीचेज द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इट डज नॉट कम बैक अगेन, ये वापस नहीं आते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखो तो घास है, क्लियर बात समझ में आई। अब घास है, उससे कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर खा रहा है, उसको कौन खा जा रहा है, आपका छिपकली खा जा रही है, लिजर्ड खा जा रही है। या सीधे कौन खा सकता है उसे, वो बाज भी खा सकता है, बाज सांप, बोल सकते हैं सांप को खाता है, सांप चूहे को खा जाता है, घास को कौन, रैबिट भी खा लेता है। क्लियर बात समझ। तो ये फूड वेव बनती है आपकी, ये मैं आगे दिखा दूंगा। कुछ मिस्टेक्स पॉइंट्स होती हैं, जैसे लिखा हुआ है द मटेरियल लाइक्स वाटर, कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, और नाइट्रोजन एज मिनरल्स आर टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, air and water bodies and made into food. This food is then passed on to the animal likes herbivores जो होते हैं आपके, जो घास खाते हैं, and carnivores जो आपके मांस खाते हैं, in a food chain. After the death of the and the decay of the plant and animal, the material like water, carbon and the nitrogen present in their bodies are returned to the soil. वापस आ जाती है। तो एक चेन बोल सकते हैं, एक साइकिल बन जाती है। वापस से किस में मिल जाती है, सॉइल, एयर, वाटर, ये सारा किस में आ जाता है आपका, मिट्टी में आ जाता है, हवा में आ जाता है, या फिर पानी में आ जाता है। फ्रॉम वेयर दे वर टेकन ओरिजिनली, जहाँ से वो निकले थे।
These metal can then be reused for the growth of new plants. In this way, the same metal are used again and again. The metal are not lost from the environment. So the flow of materials like water, carbon and nitrogen etc. in the ecosystem said to be cyclic होती है आपकी, याद रखना जब इनकी बात की जाती है वाटर कार्बन नाइट्रोजन के साइक्लिक प्रोसेस में देखना चक्रीय. दिस नॉट सो इन दिस केस ऑफ एनर्जी. एनर्जी केस में नहीं बोलोगे. तो सबसे पहले आता है आपका जैसे पिरामिड ऑफ द नंबर. ये हमेशा अपराइट होता है. अपराइट मतलब ऊपर की तरफ होता है. सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर आएंगे, फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर आपके डिकम्पोजर्स आ जाते हैं. दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास. एकमात्र बोल सकते हैं बायोमास का पिरामिड जो होता है वो आपको दोनों तरीके के देखने को मिलेगा. वो आपका अपराइट होता है या अपराइट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए. टेरेस्ट्रियल मतलब जमीनी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए. मतलब जो आपका कौन सा होता है समुद्री जो जीवन होता है. जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आते हैं सबसे नीचे, तो ये मान लो कि 1000 kg है. उसके बाद हर्बीवोरस आते हैं तो 100 kg के आसपास, 10% ही चलेगा. उसके बाद उन्हें खाने वाले कौन आ जाएंगे, आपके प्राइमरी कार्निवोरस आ जाएंगे, वो 10 kg, और उसके ऊपर आपका टॉप कार्निवोर आ जाएगा. जैसे शेर यहाँ पे दिख रहा है तो 1 kg के आसपास आएगा. तो ये आपका एनर्जी लेवल को भी फॉलो करता है. पर अगर आप यहाँ पर देखें इन्वर्टेड में देखेंगे तो सबसे पहले आपके क्या होते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं. तो इनमें क्या होती है कि पावर काफ़ी ज़्यादा कम होती है, 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ये देखने को मिलता है. फिर उसके बाद मछलियाँ आ जाती हैं, वो 8, ये बढ़ता चला जाता है, ये घटता नहीं बल्कि बढ़ता है. तो ये इन्वर्टेड होता है आपका कौन सा, पिरामिड ऑफ बायोमास. जैसा मैं बताया था कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं. नंबर बेस्ड होता है, बायोमास बेस्ड होता है, एनर्जी बेस्ड होता है. एनर्जी, बायोमास और नंबर, मैंने तीनों आपको बता दिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पिरामिड ऑफ एनर्जी है तो बिल्कुल हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है ना. और ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है जो खुद खाना बना सकते हैं अपना, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं. उसके बाद आपके कौन आते हैं, कंज्यूमर्स वगैरह आ जाते हैं. तो सबसे पहले हर्बीवोरस आते हैं, फिर कार्निवोरस, मैंने बता दिया था. पिरामिड ऑफ नंबर अगर देखा जाए, एनर्जी और नंबर दोनों कैसे होते हैं, अपराइट ही होता है हमेशा, वर्टिकल. ये कभी भी उल्टे नहीं होते हैं. जो बायोमास का होता है वो अपराइट होता है किसके लिए, टेरेस्ट्रियल के लिए. और एक्वेटिक के लिए कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. एसोसिएशन बिटवीन द राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स. लेगुमिनस प्लांट्स उन्हें बोलते हैं जो फलीदार होते हैं. आप जानते हैं कि इनमें जो नाइट्रोजन आता है वो कहाँ से आता है, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, उसके तहत इन प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, नाइट्रोजन एक अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है. तो इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म. बिल्कुल सही है, म्यूचुअलिज्म ही कहा जाता है. ग्रोथ ऑफ द एपिफाइट्स ऑन द लार्जर प्लांट्स. जो आपका बड़े जो पेड़ होते हैं उन पर एपिफाइट्स उग जाते हैं, झाड़ियाँ टाइप की थोड़ा बहुत उग जाती है, तो उसके बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉमेंसलिज्म, ठीक है ना, कॉमेंसलिज्म. और अ बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट और ऑफ अनदर बर्ड. जैसे कोयल है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि वो कौवे के घोंसले में अपने अंडों को डाल देती है. तो इसे बोलते हैं प्रेडेशन या पैरासिटिज्म बोला जाता है. परजीवी दूसरों पे क्या करते हैं, दूसरों पे जीवन यापन करते हैं या दूसरों के भरोसे रहते हैं. तो ये दोनों तो आपके उल्टे हो जाएंगे और पहला आपका सही हो जाएगा. पढ़ लेते हैं तो ठीक है. ऐसो तो ये म्यूचुअलिज्म कहा जाता है राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स का. ग्रोथ ऑफ द एपिफाइट्स कॉमेंसलिज्म. और बर्ड ले आ गई पैरासिटिज्म बोला जाता है. अब जब लिखा हुआ है कॉमेंसलिज्म तो लिखा इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. सिम्बियोट्स मतलब होता है जब एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, इसे बोलते हैं सिम्बियोट, ठीक है ना, सहजीविता बोलते हैं इसे. तो बिटवीन द टू स्पीसीज एक दूसरे की मदद की जाती है जब, जैसे कोरल होता है आपके, जिसमें आपका जो जेंथली और जो आपका क्या होता है एल्गी होती है, वो क्या होती है जो आपका क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, मदद पहुंचाती हैं. तो लिखा इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर नाइदर बेनिफिट्स फॉर हार्म. और दूसरे को एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती. फॉर एग्जाम्पल जैकाल फॉलो द लाइन और टाइगर वाइल द आर्कटिक फॉक्स फॉलो अ सील टू ऑब्टेन द स्मॉलर पीसेज ऑफ द फूड. जैसे आपने देखा लोमड़ी ना शेर का पीछा करती है या बाघ का पीछा करती है, जो भी वो बोल के जिस भी जानवर को खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका जो भी हल्का फुल्का जो भी बच जाएगा पीस मांस का, वो जयकाल ले लेता है, मतलब ये आपकी लोमड़ी ले लेती है. एपिफाइट्स आर द स्मॉल ग्रीन प्लांट्स. ये छोटे होते हैं और ये ग्रो करते हैं पर्स्ट और द लार्जर प्लांट्स, बड़े पेड़ों पर. फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड हो गया, मॉसेज हो गया, दे आर द न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट. पैरासिटिज्म होता है आपका बोल सकते हैं परजीवी. लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन द टू लिविंग ऑर्गन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज वेयर वन ऑर्गेनिज्म कॉल द पैरासाइट. एक क्या होता है, पैरासाइट होता है जो दूसरे पे जीवन यापन करेगा. ऑब्टेन इट्स फूड डायरेक्टली फ्रॉम द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल द होस्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रूड पैरासिटिज्म इन द बर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक्स बर्ड्स लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड द होस्ट इनक्यूबेट्स दैम. अच्छा, म्यूचुअलिज्म आता है. म्यूचुअलिज्म मैंने बताया था इंट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑर्गन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज वेयर बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड विद वन नन ऑफ द टू कैपेबल ऑफ द लिविंग सेपरेटली. एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअलिज्म इंट्रैक्शन
are an association between the rhizobium and the leguminous plants, which nitrogen fixation in the legumes, roots, nodules is carried out by the bacteria belonging to the genus Rhizobium. जो rhizobium bacteria होता है आपका, the legumes provide food and the shelter to the bacteria and bacteria fixes the nitrogen to the legumes. तो ये होता है आपका एपिफाइट्स, ठीक है ना, पेड़ों पर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो यहाँ ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो बिल्कुल आपको देखने मिलेगा विषुवत रेखा की तरफ, ठीक है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिन्हें बोलते हैं आपका भूमध्य वर्षावन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। इसी का एग्जाम्पल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाई जाती है। टैगा घास के मैदान होते हैं, सबसे ऊपर जो होते हैं आपके टुंड्रा रीजन पाया जाता है पोल्स की तरफ, या पोल्स बोल सकते हो ध्रुवों की तरफ। उसके बाद थोड़ा सा घास वगैरह देखने को मिलती है टैगा की तरफ, ठीक है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट रीजन, जैसे आपका कर्क रेखा या मकर रेखा की तरफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ट्रॉपी ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन, ठीक है ना, यहाँ पर देखने को मिलता है। मैंग्रोव्स होते हैं आपके, जैसे मैंग्रोव्स होते हैं जहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होती है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वो आप जानते हैं सुंदरवन है, ठीक है, जो किस पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र पे। तो लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रेन फॉरेस्ट दैट अक्रॉस द इन एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट इन विच देयर इज नो ड्राई सीजन, कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता। ऑल मंथ्स हैव एन एवरेज प्रेसिपिटेशन, मतलब जो वर्षण होती है, वर्षा होती है, वो लगभग कम से कम 60 mm की तो होती है। एंड में ऑल्सो भी रेफर्ड एज टू बी द लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और सदाबहार होते हैं। मैंग्रोव की अगर बात करें, शर्प्स होती हैं जो आपकी झाड़ियाँ, और द स्मॉल ट्री दैट ग्रोज इन द कोस्टल सलाइन एंड द ब्रैकिश वाटर, जब समुद्र से मिलते हैं जहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। द टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ द सच स्पीसीज। मैंग्रोव ऑक्योर्स वर्ल्ड वाइड इन द ट्रॉपिक्स एंड द सब ट्रॉपिक्स, यहाँ पर होते हैं आपके, ठीक है ना, या तो आपके ट्रॉपिक्स पे देखने को मिलेगा भूमध्य, या फिर उप बोल सकते हैं, या फिर आपका जो कर्क रेखा मकर रेखा वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ पर देखने को मिलता है, मेनली बिटवीन द 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ गर्मी होनी चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अमंग द गिवन ऑप्शन। पर एक चीज़ आपने याद रखना है कि अगर कोरल होता ऑप्शन में, तो कोरल में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इफ वन ऑफ द ऑप्शन वाज कोरल, द आंसर वुड हैव बीन कोरल होते तब आपके प्रवाल भित्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड चेन। अब फूड चेन की अगर बात करें, मैंने अभी बताया था, इन द ग्रेजिंग फूड चेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी लिविंग प्लांट बायोमास, ठीक है। ग्रेजिंग में अगर देखा जाए, जब घास खाई जाती है तो उसमें क्या होता है, आपका लिविंग प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं एज अ बोल सकते हैं जो आपके क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बिल्कुल सही है। और डेट्रिटस जो फूड चेन होती है, बोल सकते हैं सड़ा गला जो भी होता है डेड, वो किससे बनता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, करेक्ट का बोला हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ पिक्चर में। तो ये आपके फ्लावर्स, ये प्रोड्यूसर है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। फिर इसको कैटरपिलर खा रहा है, कंज्यूमर है, फिर उसे फ्रॉक खा जा रहा है, फिर उसे स्नेक, का लास्ट में कौन, आउल कंज्यूमर होता है। ग्रेजिंग फूड चेन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे। पर अगर डेट्रिटस अगर फूड चेन की बात करें तो डेड लीव्स होती हैं, उसे ईट कर देता है, वुड लॉस होता है जो आपका, ठीक है ना। और उसको कौन खा जाता है, फिर ब्लैक बर्ड खा जाती है। ये फूड चेन है, यहाँ पे एक यूनिडायरेक्शन होती है, जैसे ट्री है, ठीक है ना, उसे डियर और लॉइन, या दूसरा फ्लावर है उसे स्मॉल फिशेज, लार्ज फिश और फिर बर्ड्स, फ्लावर, फ्लाइज, फ्रॉक्स, स्नेक, ईगल, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। फूड वेब में क्या होता है, अलग अलग चल जाता है। जैसे सबसे नीचे आपके कौन से आ जाते हैं, पेड़ आ जाते हैं, उन्हें कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर, फ्लाई ये खा जाता है, उन्हें ऊपर बर्ड्स, फ्रॉक्स, रैबिट ये खा जाते हैं, ऊपर की तरफ उन्हें फॉक्स और स्नेक है, सबसे ऊपर ईगल। तो ये अंतर होता है, ये आपने याद रखना है कि ये मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है ना। फूड वेब फूड चेन से मिलके बनता है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, तो आंसर बनेगा नाइट्रोजन। होता कैसा तो मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ है यूट्रोफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। कल्चर यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस दैट स्पीड अप नेचुरल यूट्रोफिकेशन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। हमारे कारण बोल सकते हैं, जैसे सीवेज का पानी है तो उसमें क्या होता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके पानी वहाँ चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, झील में चले जाते हैं, सागरों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि यूट्रोफिक, ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ने लग जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ेंगे तो एल्गिल ब्लूम ये चीज़ देखने को मिलती है। बता देता हूँ अभी आगे, नेचुरल यूट्रोफिकेशन हैज़ बिन ऑक्योरिंग फॉर द मिलेनिया।
द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग द यूट्रोफिकेशन, याद रखना यूट्रोफिकेशन के लिए सबसे बोल सकते हैं सबसे मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं वो है नाइट्रोजन और दूसरा है फॉस्फोरस। Increased nutrients enrichment can arise from the both point and non-point sources. Eutrophication is the mechanism by the which the lakes obtain the nutrients phosphorus and the nitrogen and sediments from the surroundings. Sulfur dioxide is released naturally by the volcanic activity, and it is produced as by the product of the copper extraction and the burning of the fossils fuels contaminated with the sulfur compounds. Sulfur dioxide is widely used in the food and the drinks industries फॉर इट्स प्रॉपर्टीज एज द प्रिजर्वेटिव एंड द एंटीऑक्सीडेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है आपका, एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, खाने को लंबे समय तक बोल सकते हैं सेफ रखने के लिए। अब ये जैसे आपका यूट्रोफिकेशन क्या होता है, मान लो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि अगर हमारे द्वारा, ठीक है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो होता है, ऑक्सीजन तो आप जानते होती है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजर्स रन ऑफ और लीचिंग के थ्रू जब आपके बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके से लेक में या बोल सकते हैं झील में क्या चले जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं, तो इससे क्या देखने को मिलता है कि आपको एल्गी बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि पानी में किसकी मात्रा बढ़ गई है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ गई है, तो आपको देखने मिलेगी काई टाइप की, ठीक है ना, काई टाइप की देखने मिलेगी। उसके बाद ये क्या होता है कि बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द एल्गी, और उस कारण से क्या होता है बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करने लग जाता है ताकि वो एल्गी को खा सके। और अगर बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो जो मछलियों के लिए ऑक्सीजन थी, जो मछलियों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी किनके पास, बैक्टीरिया लेना स्टार्ट कर देगा। इससे होता है क्या है कि मछलियों के लिए क्या होता है, लिखा हुआ है फिश सफोकेट ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन, और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे क्या होता है कि पानी में यूट्रोफिकेशन के कारण जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, मतलब जो ऑक्सीजन की जो डिमांड मछलियों को चाहिए, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा चाहिए होती है। याद रखना यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि बीओडी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उनके बदले की कौन ले दे रहा है, ये आपका बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जैसे समझ सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर देखें, जैसे यहाँ पर है तो इंडस्ट्री सीवेज इन्फ्लुएंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन में डिजॉल्व हुआ, किनकी बोल सकते हैं संख्या बढ़ने लगी, फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ने लग गई। फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे छोटे क्या होते हैं आपके तत्व होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जिन्हें छोटी छोटी मछलियाँ खाती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स फिर जूप्लैंक्टन्स फिर मछलियाँ देखने को मिलती हैं। पर होता क्या, उसके बाद एल्गी बूम देखने को मिलता है। देखो ये झील है ये, और झील के ऊपर पूरा हरा हरा हो गया, तो ये एल्गी बूम देखने को मिल रहा है। इससे क्या होता है कि मछलियों को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती, मछलियाँ मरनी स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है उस टाइम पे। अच्छा नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, तो पॉपुलेशन में बता देता हूँ, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। याद रखना जब आपके सेम सिमिलर जो इंडिविजुअल्स होते हैं बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज फाउंड इन द एरिया, तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड। फिर बी का अगर देखें तो कम्युनिटी होती है असेंबल ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज ऑक्योरिंग इन द एरिया। इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम होता है इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स, और इकोस्फीयर होता है आपका पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो सिंपल सी बात है कि आपका पॉपुलेशन से क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से इकोस्फीयर बनता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला फोर्थ वाला। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आगे दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है अ पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल इन द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम एरिया। ये चलो ये मैंने बता दिया था आपको। इकोसिस्टम में दोनों आते हैं, जैसे इसमें तो लिविंग ये आपका क्या था, बायोटिक थिंग्स आती हैं दोनों में, कम्युनिटी और पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। इकोसिस्टम में आपके दोनों आ जाते हैं, बायोटिक और अबायोटिक दोनों थिंग आ जाती हैं, जैविक और अजैविक दोनों आ जाती हैं, ठीक है ना। बोल सकते हैं जो आपके जिंदा है और दूसरे को जो आपके निर्जीव है, सजीव निर्जीव दोनों आ जाते हैं। इकोस्फीयर बनता है किससे, इकोसिस्टम से। उसमें क्या आ जाता है आपका, पूरी पृथ्वी आ जाती है। जैसे इस वाली पिक्चर में समझ सकते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, एक जीव है, और जीवों से मिलकर जो जीव है अगर उनकी एक आबादी देखने मिलती है उसे पॉपुलेशन बोला जाता है, ठीक है ना। ये सारे हिरन है तो ये पॉपुलेशन बोला जाएगा। उसके बाद कई सारे आपको जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जानवर देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो पॉपुलेशन से मिलके बनती कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार के जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं, और इकोसिस्टम बनता है इसी से, इकोसिस्टम बनता है। उसमें आपका जैसे ये पत्थर वगैरह, पानी वगैरह ये देखने को मिल गया, सूरज, बादल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। अबायोटिक मतलब सॉरी आपकी बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स भी आ जाती हैं, यहाँ पे अबायोटिक थिंग इंट्रोड्यूस हो जाती हैं आपकी। और फिर ये सारा बोल सकते हैं इकोसिस्टम मिला के बनता है, बायोस्फीयर बनता है, ये इकोस्फीयर बोलते हैं। उसमें पूरी पृथ्वी आ जाती है आपकी। तो ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर उनकी कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, और फिर बायोस्फीयर या इकोस्फीयर बन जाता है आपका। अच्छा नेक्स्ट आता है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, लिखा हुआ है। तो सबसे स्टेबल जो होता है माना जाता है वो मरीन को बोला जाता है, समुद्र को। वहाँ की इकोसिस्टम कैसा होता है, स्टेबल होता है। लिखा हुआ है मरीन इकोसिस्टम इज आर एक्वेटिक इन्वायरमेंट विद द हाई लेवल ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट
These include the open ocean, the deep sea ocean, the coastal marine ecosystem, each of which has different physical and the biological characteristics. Marine ecosystem are defined by their unique biotic and the abiotic non-living फैक्टर्स. बायोटिक अबायोटिक मतलब लिविंग नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव या जैविक अजैविक बोल सकते हो. बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड द प्लांट एनिमल एंड द microbes. Important abiotic factors include the amount of the sunlight in the ecosystem, the amount of the oxygen and the nutrients dissolved in the water, proximity to the land, depth and temperature. Coral reefs are a diverse form of the marine ecosystem. जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कोरल्स में पाई जाती है, विच इन द टोटल में अकाउंट फॉर अ क्वार्टर ऑफ द ऑल ओशन स्पीसीज. अकेले इनमें बायोडाइवर्सिटी अकेले ये कितनी लगभग एक चौथाई हो जाती है. द रेशियो ऑफ द फिश कंपेयर टू द, ठीक है ना, elasmo branch such as the shark, skates and the rays has remained stable for the period for the 10 of the millions of the years despite extreme environmental changes caused by the climate shift of the past. As the depth of the ocean increase, it gets the darker, colder and with less available oxygen. जैसा आप जानते हैं कि जब जैसे जैसे गहराई बढ़ने लग जाती है तो गहराई बढ़ने से क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो नीचे तक पहुंच नहीं पाता और पानी ज़्यादा ठंडा आपको देखने मिलेगा, ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम देखने मिलेगी, ठीक है ना, अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा. Organisms living in a deep sea ecosystem within the, ठीक है ना, diasportic and the aphaiotic zones have unusual adaptations that help the survive in these challenging environments. Some organisms have extremely large mouths that allow them to catch the whatever nutrients fall the solar ocean depth. तो सोलर मतलब जो उथला पानी होता है वहाँ पर क्या होता है, जिन मछलियों का मुंह बड़ा होता है उन वो क्या कर देते हैं, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले लेते हैं. अच्छा, नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाइट्रोजन साइकिल. तो लिखा नाइट्रोजन इन गैसियस. आप जानते हैं हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा जो गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, वो कौन सी पाई जाती है, आपकी नाइट्रोजन ही पाया जाता है. तो लिखा फ्रॉम कैन बी यूज बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. नहीं, सारे हम इसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटेक नहीं होती है. बस इसके लिए कुछ आपके स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था राइजोबियम. तो वो इन्हें टेक कर सकते हैं और उनके थ्रू प्लांट्स में जाते हैं और फिर प्लांट्स को हम खाते हैं तो वहाँ से हमें नाइट्रोजन मिल जाती है. ये आप याद रखना, ठीक है ना. तो ये तो गलत हो जाएगा. नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड इन द एटमोस्फेयर बाय द लाइटनिंग एंड द कॉस्मिक रेडिएशन. बिल्कुल सही है. लाइटनिंग से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है क्योंकि उसके ऑक्साइड बनने लग जाते हैं. तो ये बिल्कुल सही है. और बैक्टीरिया कैन बी कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू द फ्री नाइट्रोजन. बिल्कुल सही है. बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. तो ये भी सही है आपका. तो सेकंड एंड थर्ड सही हो जाता है, फर्स्ट वाला गलत है आपका. हम डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते नाइट्रोजन को, ये याद रखना आप लोग. The movement of the nutrients element through the various component of an ecosystem is called the nutrient cycle. एक याद रखना है कि इसकी एक साइकिल चलती है, मतलब ये फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है ना. चक्रिया जिसे बोलते हैं चक्रिया, ठीक है ना, नाइट्रोजन चक्र ऐसे बोलते हैं, चक्रिया नहीं, नाइट्रोजन चक्र बोला जाता है इसे. तो जब कभी भी चक्कर लग जाए तो याद रखना घुमा फिर आके वहीं पे पहुंचना है, ठीक है ना. अनदर नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोलिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जियो रॉक्स होते हैं, एयर वाटर होता है, याद रखना. और न्यूट्रिएंट साइकिल आर द टू टाइप्स, एक होती है गैसियस और एक होती है सेडिमेंट्री, अवसादी. द रिजर्वियर ऑफ द गैसियस टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन साइकिल हम पढ़ते हैं, एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर. एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल उसमें क्या है, सल्फर आ जाती है, सल्फर साइकिल आ जाती है, फॉस्फोरस साइकिल आ जाती है, रॉक से रिलेटेड. द रिजर्व इज लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट. ये जरूर याद रख लेना आप. गैसेस में नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ये आ जाती है, सेडिमेंट्री में आपका सल्फर फॉस्फोरस ये आ जाते हैं. Environmental factors, for example, soil moisture, pH value, temperature, etc. regulate the rate of the release of the nutrients into the atmosphere. The function of the reservoir is to meet the deficit which occurs due to an imbalance in the rate of the influx and the efflux. अब इसको मैं समझा देता हूँ. देखो, अब नाइट्रोजन साइकिल की अगर बात करें तो लिखा हुआ है नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन गैस मेक 78% ऑफ आवर एटमोस्फेयर एंड नाइट्रोजन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मैनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के लिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं. देखो सारी चीज़ें जैसे आपका फैट्स होता है या फिर आपके बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर आपके जो देखने को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया और जो आपके प्रोटीन्स होते हैं. तो ये अलग कैसे होते हैं, देखो फैट्स वगैरह इनमें तीन चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. या जो आपका क्या होता है बोल सकते हैं शुगर होती है, ग्लूकोज होता है. तो इनमें तीन ही मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. पर जैसे इसके साथ नाइट्रोजन आ जाता है तो नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटीन का. हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होता है वो प्रोटीन के द्वारा बनता है, तो उसका इसेंशियल एलिमेंट होता है नाइट्रोजन. तो हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को, ये आप याद रखना. अच्छा, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो हमारे डीएनए आरएनए उनमें भी नाइट्रोजन आप जानते हैं बोल सकते हैं क्या होता है, एक मेन कंपाउंड होता है एंड सम विटामिन्स. अच्छा, नाइट्रोजन इज फाउंड इन द अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज द एल्कलॉइड्स एंड द यूरिया 2, उसमें भी पाया जाता है. NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला है.
तो नाइट्रोजन इज 10। अब ये इस सॉइल को भी इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा जो क्या होता है आपका यूरिया होता है उसमें NPK जो होता है, ये बोल सकते हैं जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें 4-2-1 के रिस्पेक्ट में मिलाना पड़ता है, ठीक है ना। ये डालने होते हैं 4-2-1 के रिस्पेक्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है। अच्छा आगे लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर ऑल लाइफ फॉर्म एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दीज लाइफ फॉर्म could use the atmospheric nitrogen directly. These are few types of the organism like the certain species of the soil bacteria and the blue green जो algae होती है आपकी, ये बैक्टीरिया होता है, याद रखना नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नाम पे मत चला जाने इसके आप लोग। आर कैपेबल ऑफ द यूटिलाइजिंग द डायरेक्टली इन इट्स गैसेस फॉर्म, ये क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाउएवर द अदर देन द फ्यू फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द कंपैरेटिवली inert nitrogen molecule into form like the nitrate or nitrites which can be taken up and used to make the required molecules। तो पहला तो गलत हो जाता है। These nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with the some species dicots plants, मोनोकोट्स डाइकोट्स आप एक बीजपत्री द्विबीजपत्री बोला जाता है, डाइकोट्स प्लांट के साथ कनेक्टेड हो जाए जो आपके फलीदार होते हैं। मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो आपके फलीदार होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट नोड्यूल, वहाँ से आपको नाइट्रोजन मिल जाता है। These nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with the some species dicots plants, ये तो बता दिया था। 90% of the fixed nitrogen biological, the principal sources of the free nitrogen is the action of the soil microorganism and associated with the plant roots on atmospheric nitrogen found in the pore spaces of the soil. Other than these bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecules is converted to nitrate or nitrites is by the physical process during the lightning। देखो लिखा हुआ है the high temperature and the pressure created in the air converted nitrogen into the oxides of the nitrogen। तो लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। These oxides dissolved in the water to give the nitric and the nitrous acid and fall on the land along with the rain, ठीक है ना। These are then utilized by the various life forms। After atmospheric nitrogen has been fixed into an available form, green plants can assimilate its herbivorous animal feeding, वो खा लेते हैं। तो हर्बीवोरस जो होते हैं जो घास वगैरह खा लेते हैं तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन आ जाता है। फिर जो इंसान होता है वो दोनों को खा लेता है, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी खत्म हो जाती है। ऑन प्लांट्स इन टर्न्स कंज्यूम सम ऑफ इट, डेड प्लांट्स एंड द एनिमल एक्सक्रेशंस एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट्स बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। सम बैक्टीरिया कैन even convert nitrites into nitrates then can be used again by the green plants। वो नाइट्राइट्स को भी चेंज कर देते हैं नाइट्रेट में, ठीक है ना। उसे बोलते हैं आपका बोल सकते एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एक होता है नाइट्राइट फिक्सेशन बैक्टीरिया, उल्टा प्रोसेस में चलते हैं। दीज आर स्टिल अदर टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द नाइट्रेट्स इनटू द फ्री नाइट्रोजन। ये उल्टा कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में चेंज कर सकते हैं। अ प्रोसेस नोन एज द डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जिन्हें बोला जाता है, या डीनाइट्रिफिकेशन बोला जाता है जब उल्टी प्रोसेस चलती है। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में चेंज होता है और डीनाइट्रिफिकेशन में आपका नाइट्रेट फिर से वापस फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन साइकिल अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, लाइटनिंग इफेक्ट से क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लग जाता है, वो ऑक्साइड में बन जाता है। उसके बाद कुछ आपके नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपका नाइट्रोजन को किस में तोड़ देते हैं, नाइट्राइट्स में तोड़ देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में तोड़ देते हैं, ये आप याद रखना है, ठीक है ना। तो नाइट्रस में जब टूट जाते हैं तो वहाँ से नाइट्रिफिकेशन देखने को मिलता है और ये आपका किस में आ जाता है, घास वगैरह में आ जाता है। इन्हें कौन ले लेते हैं, आपके जानवर ले लेते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। उसके बाद यही नाइट्राइट्स या नाइट्राइट्स ये बाद में जाके डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं उसको फिर से क्या कर देते हैं, डीनाइट्रीफाई कर देते हैं और वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो एक होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट में बदल देते हैं, और एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को किस में वापस फ्री नाइट्रोजन में बदल देते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। अच्छा आगे चलते हैं। फूड चेन स्टार्ट विथ, फूड चेन अगर स्टार्ट करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस में आपका सन और प्लस वाटर ये दो चीज़ होती हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर बन जाते हैं। प्लांट इसी तरीके से क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं। क्लियर बात समझ में आई। तो इसमें क्या होता है आपका दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका क्या, पानी, ठीक है, और एक होती है पानी तो ये होता है आपका कौन सा, H2O, 6 मॉलिक्यूल, और 6 लेने होते हैं किसको, CO2 भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सनलाइट सी होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद ये C6H12O6 ये क्या बना देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं पौधे, और क्या निकाल देते हैं बाहर, 6 मॉलिक्यूल निकाल देते हैं O2 के। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है आपकी। और अगर इसी को रिवर्सिबल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होते हैं
तो वो किस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं। इसे बोलते हैं आपको कौन सा, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन उल्टा होगा, यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हो तो ये फोटोसिंथेसिस है, और वापस आ रहे हो तो ये आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे ये देखने मिलेगा तो सनलाइट में देखने मिलता है प्रोड्यूसर बने, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर डिकम्पोजर देखने मिलते हैं। मैं समझा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल पिरामिड। बोला था पिरामिड बायोमास, मैंने बताया था जो सी वाला होता है, जो पानी वाला एक्वेटिक होता है, वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। वहाँ पर क्या होती है कि जो बोल सकते हैं एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ने लग जाता है बजाय किसके, कम होने के। और जो एनर्जी का होता है, एनर्जी पिरामिड जो 3 बताया था, 1 नंबर वाला बताया था, ये हमेशा सीधा रहेगा, ठीक है ना, अपराइट होता है। एनर्जी वाला भी अपराइट होता है। तो लिखा इज एनी इकोसिस्टम कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है, कभी भी इन्वर्टेड उल्टा नहीं होता एनर्जी और नंबर दोनों। एनर्जी और नंबर का हमेशा याद रखना, आपका जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा कैसे बनेगा, अपराइट बनेगा। अपराइट मतलब आपका बिल्कुल सीधा बनेगा, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। और जो आपका बायोमास का होता है वो दोनों होता है, अपराइट होता है कौन सा, टेरेस्ट्रियल, जो आपका कौन सा है, भूमि वाला, ठीक है ना, जमीन वाला। और जो आपका इन्वर्टेड होता है वो कौन सा वाला होता है, तो याद रखना उल्टा होता है आपका कौन सा, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी वाला, समुद्र वाला। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो फूड चेन मैं समझा चुका हूँ, और फूड वे भी समझा चुका हूँ। तो फूड चेन तो यूनिडायरेक्शनल होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल आपका चलता है। उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है, तो पहला एनर्जी वाला है। तो मैंने बताया 10% लॉ जो लगता है यहीं पर लगता है, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। ऊपर केवल 10% आपका शिफ्ट होगा। जो आपका बायोमास वाला तो 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। एक होता है ये अभी जो ये जो दिखा रखा है, ये कौन सा वाला आपका टेरेस्ट्रियल है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाता है। और उल्टा चलेगा कब, यानी कि पावर क्यों एनर्जी लेवल बढ़ने लग जाता है, वो एक्वेटिक में होता है। और तीसरा होता है आपका नंबर का, ये भी हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमास इन द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल, और ये एनर्जी को दिखाता है। इसमें बायोमास देखा जाता है, इसमें एनर्जी देखी जाती है। यहाँ पे लिखा ओनली 10 to 20% ऑफ द बायोमास इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल, और यहाँ पर 10 से 20% होता है, और एनर्जी में केवल 10% ही आपका नेक्स्ट लेवल पे जा पाता है। यूनिट अगर देखा जाए तो बायोमास इन द बायोमास पिरामिड इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ द किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलता है, ये आपने याद रखना है। और अगर एनर्जी में देखेंगे तो किलो कैलोरी के हिसाब से चलता है। अपराइट और इन्वर्टेड ये दोनों तरीके का होता है, देखो लिखा हुआ है, अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, दोनों होता है, उल्टा उल्टा दोनों होता है। और ये हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है, सीधा होता है। ये पिरामिड ऑफ द नंबर है। पिरामिड ऑफ नंबर मतलब जैसे घास ज़्यादा होगी तो उसे खाने वाले, फिर जैसे मान लो घास है तो इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, उसको खाने वाली जो बोल सकते हैं हिरन है, उसे खाने वाले उनकी संख्या मान लो 100 है, तो उसे खाने वाले मान लो कि ऊपर चीता होगा, चीता कम ही होगा, 100 नहीं हो सकते, वो हमेशा जैसे आपको देखने को मिलेंगे 20-15 इस तरीके से देखने मिलेगा। तो ये नंबर जो होता है ये कम होने लग जाते हैं, ये आपने याद रखना। ये आपका एनर्जी पिरामिड है, बताया था, अगर 100% है नीचे, फिर वो 10% ही ऊपर तक जा पाएगा, उसका फिर 1%, फिर 0.1%, फिर 0.01% ये देखने को मिलता है। सबसे ऊपर टॉप लेवल पे कौन होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है ना। और एक आपका देखने को मिलता है ये बायोमास वाला, मैं समझा चुका हूँ कि जो टेरेस्ट्रियल होता है, ज़मीन वाला होता है, वहाँ पर क्या होती है कि जो आपका क्या होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो भी बताया था, तो 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 1 पे आ जाता है टॉप कार्निवोर जो आपका होता है। और जो आपका एक्वेटिक होता है वहाँ पर क्या होता है, ये बढ़ने लग जाता है, 4 ग्राम, फिर 8 ग्राम, फिर 12 ग्राम, तो उल्टा दोनों चलते हैं, बायोमासी वाला दोनों तरीके का होता है आपका। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय जय भारत।